अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। मैं पार्ट 2 से कंटिन्यू करूँगी। लास्ट वीडियो में हमने पेपर का प्रोसेस देखा था कि हम पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम पेपर को कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, जिसको मैं ओपन कर रही हूँ। दिस वन ये आ गया है हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, ये पेपर जो है वो 33 पेजेस का है, ये यहाँ पे हमें पता लगता है। ठीक है, और ये हमारे पेपर का लिंक है। ये हमारे जर्नल का नाम है, जो कि 2019 की 19 में पब्लिश हुआ था ये पेपर इस जर्नल में। ठीक है, उसके बाद ये इसके जो पब्लिशर है वो एलिसवर हैं, और ये जो कंटेंट लिस्ट है साइंस डायरेक्ट पर भी अवेलेबल है। ठीक है, जर्नल का नाम है टेलीमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, और ये जर्नल जो है ये उसका लिंक है। अगर इस लिंक पे भी जाएंगे तो आपको ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसका टाइटल है, ये एक ईरान की स्टडी है और इसके जो है वो 2 ऑथर हैं। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये उनकी डिटेल दी हुई है। अब ये देखें, ये कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपकी स्टडी को सपोर्ट करते हैं, और ये आपकी स्टडी से रिलेवेंट भी होते हैं। इसके बेस पर अगर आप रिसर्च पेपर सर्च करेंगी या अपनी स्टडी में से इस तरीके के कीवर्ड्स बना के रिसर्च पेपर सर्च करेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब ये एब्स्ट्रैक्ट पे हम आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है बेसिकली समरी होती है एक पेपर की, जो पूरा जिसमें पूरी डिटेल्स दी हुई होती हैं कि ऑथर ने जिसका आप काम पढ़ रहे हैं, ये जो 2 ऑथर इसमें मेंशन है, उन्होंने क्या काम किया है और उसकी क्या आउटकम्स हैं। क्योंकि ये W कैटेगरी का रिसर्च पेपर है, तो इसमें पूरी डिटेल्स A to Z क्लियरली डिफाइन की गई हैं, तभी ये 33 पेजेस का है। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस पेपर को रीड करती हैं तो वो आपको 5 to 8 पेजेस का भी मिल जाएगा, लेकिन उस पर पूरी स्टोरी नहीं बताई जाती। उस पर वो लिमिटेड अकॉर्डिंग टू ऑथर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, या वो जो आपके साथ शेयर करना चाहता है वही वो पेपर जो पब्लिश करवाता है उसको हम कॉन्फ्रेंस पेपर भी कहते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट डिटेल्स नहीं होती। उस तरीके के पेपर्स रीड करना थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। अगर आप PhD स्कॉलर हैं या MPhil स्कॉलर हैं तो कोशिश ये करें कि किसी अच्छे रिसर्च जर्नल्स को टारगेट करें और उनके पेपर्स जो हैं डाउनलोड करें और उनको स्टडी करें। उसमें से आपका क्या फ़ायदा होगा, आपको जो है ना रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, और A to Z उसने क्या काम किया है, उसने कैसे इंट्रोडक्शन बनाया है, उसकी मेथडोलॉजीज़ क्या हैं और मेथडोलॉजीज़ के क्या स्टेप्स होते हैं, वो डिटेल में डिफ़ाइन करता है। पहले हम टाइटल पढ़ लेते हैं। थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये है सोशल, इंडिविजुअल, टेक्नोलॉजिकल एंड pedagogical factors influencing mobile learning acceptance in higher education, a case from Iran। अब ये यहाँ से क्लियरली मेंशन हो रहा है कि ये एक ईरान की केस स्टडी है। ठीक है, उसमें वो क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग मोबाइल लर्निंग एक्सेप्टेंस जो है हायर एजुकेशन पे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, उनको वो डिटेल में स्टडी करना चाहता है। ठीक है, ऑथर अकॉर्डिंग टू ऑथर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट आएंगे एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। ठीक है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि क्योंकि ये 33 पेजेस का पेपर है तो एब्स्ट्रैक्ट भी उसी के हिसाब से लिखा हुआ है। थोड़ा हम इसको स्टडी कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसमें से फिर आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पेपर को फर्दर पढ़ने में आपको कौन कौन सी जो है रिलेवेंट चीज़ें मिल सकती हैं, या ये आपके काम का है या नहीं। तो हमेशा कोशिश करें, एक तो जर्नल पेपर्स, अच्छे जर्नल्स के पेपर्स को टारगेट करें, स्पेशली जब आप PhD स्कॉलर हों। उसके बाद उसके एब्स्ट्रैक्ट को डिटेल में पढ़ें। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट
एब्स्ट्रैक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये है द इंक्रीजिंग यूजेज ऑफ स्मार्टफोन्स, द इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, the improvement of the status of mobile networks and global internet, as well as the need to flexibility in learning process have been led to emergence of a phenomenon called mobile learning। क्योंकि ये मोबाइल लर्निंग की स्टडी है, तो इसकी जो फर्स्ट पूरा जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा रिलेवेंट है मोबाइल लर्निंग से। ठीक है, ये जनरली बता रहा है कि कैसे स्मार्टफोन का यूजेज इंक्रीज़ हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग का एक्सेप्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, और कैसे जो है ना इसका ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आ रही है। फर्दर इसको डिटेल में ये बता रहे हैं कि मोबाइल लर्निंग इज़ नॉट लिमिटेड टू टाइम एंड प्लेस, and it will make the desire of equal educations for people around the world comes true। ठीक है, क्योंकि अब ये ट्रेडिशनल मेथड वाला फॉर्मेट जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है अब, क्योंकि मोबाइल लर्निंग लिमिटेड नहीं है टाइम और प्लेस की, जैसे कि हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे। तो अगेन ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारे एब्स्ट्रैक्ट का। तो आगे जाते हैं। Despite the advantages and opportunities that mobile learning bring, it has not been implemented in developing countries like Iran। अब ये एक्चुअल मोबाइल लर्निंग एक्सेप्टेंस से पहले मोबाइल लर्निंग का जर्नल ओवरव्यू दिया इसने एब्स्ट्रैक्ट में। उसके बाद ईरान की स्टडी, अब डेवलपिंग कंट्रीज़ की उन्होंने जनरल बात छेड़ी है कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये इश्यूज़ हैं, और फिर उसने एग्जांपल दी है ईरान की, क्योंकि ये ऑथर स्टडी कर रहा है ईरान की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द गोल ऑफ द रिसर्च इज़ एक्सप्लोरिंग द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ मोबाइल लर्निंग इन ईरान। अब इस पे वो क्लियरली अपना गोल मेंशन कर रहा है, मतलब उसका एम क्या है। जैसे हम थीसिस में लिखते हैं व्हाट इज़ द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, तो द गोल इज़ द सेम थिंग, दैट द गोल इज़ द रिसर्च क्या कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। अब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन से, जो मोबाइल लर्निंग को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर, ईरान में। ठीक है, इसने हायर एजुकेशन की भी बात की थी, तो ये एजुकेशन फील्ड में इसकी बात हो रही है। देन दीज फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मैक्रो ग्रुप्स। अब वो जो फैक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसकी वो एक्सेप्टेंस एंड यूजेज चेक कर रहा है, उनको उन्होंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसमें वो टेक्नोलॉजिकली भी चेक कर रहा है, पेडियोलॉजिकली भी चेक कर रहा है, सोशल एंड इंडिविजुअल इश्यूज भी उसके चेक कर रहा है। यहाँ तक एब्स्ट्रैक्ट में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस में गोल्स जो है ना कवर कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ द कैटेगराइजेशन इज टू डिस्कवर the important factor affecting the acceptance of mobile learning in both macro and micro scales। अभी ये पर्पस क्लियरली बता रहा है कि इसको कैटेगराइज करने का की क्या वजह थी और उसको कैसे डिस्कवर कर रहा है इन बोथ मैक्रो एंड माइक्रो स्केल पे। ठीक है, अब उसी को उसने कंटिन्यू किया है, बिकॉज इट कैन हेल्प। अब वो 2 ग्रुप में इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन उसके साथ वो ऑथर जो है वो ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि बिकॉज इट कैन हेल्प द डेवलपर्स टू प्रायोरिटाइज इश्यूज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट मोबाइल लर्निंग सक्सेसफुली इन ईरान। ठीक है, वो डेवलपर्स को हेल्प करेगा मोबाइल लर्निंग इम्प्लीमेंट करने के लिए, कहाँ पर, ईरान में। ठीक है, अब उसके बाद ये पर्पस के बाद पर्पस बता रहा है कि वो क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, और अब वो प्रपोज्ड मॉडल के बारे में बता रहा है कि ये प्रॉब्लम उन्होंने डिफाइन कर ली। ठीक है, अब वो
proposed model has been presented based on the combination of two models. ठीक है, अब वो उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया है जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉडल्स है, लाइक टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल एंड यूटॉन मॉडल। ये दोनों मॉडल जो है थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं और उन्होंने दो मॉडल्स को लिया है अपनी रिसर्च के लिए। अब वो क्यों लिया ही, उसका प्रॉब्लम क्या था और उसको कैसे सॉल्व कर रहा है, इसको अगेन दोबारा पढ़ेंगे डिटेल में तो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ, होप सो आपको अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। अच्छा, टू थ्योरीज एंड देन सम अदर फैक्टर्स ड्यू टू कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ईरान। ठीक है, द मॉडल हैज़ बीन टेस्टेड यूजिंग द न्यू अप्रोच कॉल्ड पार्शियल लीस्ट स्क्वायर। अब मुझे जो मॉडल है वो किस पे टेस्ट होगा, अब मतलब अब जो है हम पहले मॉडल प्रपोज हुआ, अब वो टेस्ट कैसे होगा, मतलब जो मेथडोलॉजी फॉलो होगी और वो किस तरीके से जो उन्होंने मॉडल को अच्छा प्रपोज मॉडल के बाद अब वो नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन कर रहा है कि दिस मॉडल हैज़ बीन टेस्टेड। अब ये मॉडल, अब जो प्रपोज्ड हुआ मॉडल, पिछली लाइन में वो बता रहा था कि वो मॉडल प्रपोज्ड हुआ है, अब उसी मॉडल को वो कैसे टेस्ट कर रहा है। एक न्यू अप्रोच है जिसको हम पार्शियल लीस्ट स्क्वायर कहते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और इसका एब्रीवेशन बनता है PLSANN। ठीक है, तो विच हैज़ द एबिलिटी टू एनालाइज बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब ये जो उन्होंने अप्रोच ली है, इसमें वो बता रहा है कि उन्होंने जो अपनी मेथडोलॉजी और जो उन्होंने गैप बताया और उसको फुलफिल करने के लिए ये एक टूल है जो इसको हेल्प कर रहा है, जिसमें ये एबिलिटी है कि वो लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर सके। ठीक है, द रिजल्ट्स डेमोस्ट्रेट that the selection of mobile devices as an educational strategy is depend on the combination of pedagogical, technological, social and individual factors. ठीक है, the results, अब देखें, अब ये रिजल्ट्स पे आ गया। पहले हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, फिर उसके गोल क्या हैं, फिर जो है पर्पस क्या था इसको कैटेगराइज करने के लिए, उसके बाद फिर उसने एक मॉडल प्रपोज किया और उसके बाद वो उसको कैसे सॉल्व कर रहा है थ्रू द पार्शियल लीस्ट स्क्वायर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एंड देन रिजल्ट्स पे आ गया ना। अब तो द रिजल्ट डेमोस्ट्रेट दैट द सिलेक्शन ऑफ मोबाइल डिवाइसेस एज एन एजुकेशनल स्ट्रेटजी इज डिपेंड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ पीडियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स। ठीक है, अब रिजल्ट्स जो हैं वो डेमोस्ट्रेटिंग दैट सिलेक्शन ऑफ, वो रिजल्ट्स डिफाइन कर रही हैं मोबाइल डिवाइसेस जब एजुकेशनल स्ट्रेटजी पे यूज़ होंगी या इस किस्म की टेक्नोलॉजी होगी, तो वो डिपेंड कर रही है चार जो उन्होंने फैक्टर्स बताए हैं उनकी कॉम्बिनेशन पर। देन कंटिन्यू हो रहा है कि दीज रिजल्ट शो दैट परसीव्ड यूजफुलनेस इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर इन द एक्सेप्टेंस ऑफ एम लर्निंग इन ईरान। अब जो उन्होंने मेथड बताया जिसके थ्रू ये अपनी रिसर्च को एनालिसिस करेगा, उसके बाद ये जो लास्ट दीज रिजल्ट्स बता रहे हैं कि इस टूल के थ्रू जो काम किया है रिसर्चर ने, वो उसमें से दो मॉडल्स को उन्होंने टेस्ट किया, उसमें से कौन से फैक्टर हैं जो एक्सेप्ट हुए हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंट हैं, वो फर्दर बता रहा है कि परसीव्ड यूजफुलनेस है जो वो मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर है इन एक्सेप्टेंस ऑफ मोबाइल लर्निंग इन ईरान में। ठीक है, और आल्सो ड्यू टू द कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ईरान, पर्सनल इनोवेटिव्स हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ मोबाइल लर्निंग। अब इन्होंने दो मॉडल को टेस्ट किए हैं, उनमें से कुछ फैक्टर्स को एक्सेप्ट हो रहे हैं, कुछ रिजेक्ट हो रहे हैं। इन्होंने डिटेल्स यहाँ पर नहीं दी, इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट में कॉन्सेप्ट बताया है। फर्दर हम जब पेपर को पढ़ेंगे तो उसमें रिजल्ट्स मेंशन होंगी क्लियरली विथ डिस्कशन के क्यों रिजेक्ट हुआ है। मोर एवर ये जो वर्ड है इसको फिर डिटेल में कंटिन्यू कर रहा है इसी लाइन को, दैट पीडियोलॉजिकल फैक्टर्स आर इफेक्टिव ऑन perceived usefulness as well as the technological and individual factors are effective on perceived ease of use,
and social factors also have the positive effect on the perceived usefulness and perceived ease of use. ये कुछ फैक्टर्स के नाम थे जो इन दो मॉडल, जो थ्योरेटिकल मॉडल यूज़ हुए हैं, टैम एंड न्यूटन, उसका हिस्सा थे। उनमें से इन्होंने आफ्टर एनालिसिस जो रिजल्ट्स आई हैं उनको वो डिफाइन कर रहा है कि ये एक्सेप्ट हुए हैं और ये रिजेक्ट हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको एब्स्ट्रैक्ट पूरा कंक्लूजन 33 पेजेस का बता रहा है कि इसमें क्या काम हुआ है। एक थ्योरेटिकल बेस्ड इस पे काम हुआ है, कुछ फैक्टर्स इस पे जो है टेस्ट कराए गए हैं, उन कौन सी टेक्निक एडॉप्ट की गई है और किस तरीके से उसके रिजल्ट्स आए हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल इस पेपर में मेंशन होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट से ही हमें पूरी की पूरी आइडिया, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि कैसे जो है ना ये पेपर हमारे लिए सपोर्टिव है या नहीं। अब जो इस तरीके की स्टडी कर रहा होगा जैसे मोबाइल लर्निंग में, तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एक प्रोसीजर का पता चल सकता है कि कौन से थ्योरीज टेस्ट हो सकती हैं, कौन सी टेक्निक्स इसने अप्लाई की हैं और आप कौन सी कर सकते हैं, या फर्दर इसी रिसर्च इसको कंटिन्यू करने के लिए आप जो है ना इसको फर्दर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। ये देखें, अब ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। तो इफ़ेक्टिवली रीड या क्विकली रीड को आप ये भी कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट को आपको इफ़ेक्टिवली रीड करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आप अंदर जब फर्दर रिसर्च पेपर को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको रिलेवेंट डेटा मिलेगी और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, जैसे बाय कवर पता लग जाता है कि ये रिलेवेंट है या नहीं, तो वैसे रिसर्च पेपर का जो कवर होता है या जो समरी होती है जिसपे पूरी डिटेल्स होती हैं पूरे रिसर्च पेपर की, वो एब्स्ट्रैक्ट से पता चलता है। सबसे पहले तो हमें टॉपिक एंड देन हम एब्स्ट्रैक्ट से डिटेल्स उसकी सारी निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा रिसर्च जर्नल पेपर है। आप भी इससे इस तरीके के पेपर्स डाउनलोड करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको स्पेशली थीसिस राइटअप में हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि वंस अगर आपको अच्छे से पेपर पढ़ना आ जाएगा तो डेफिनेटली लिखना तो आ ही जाएगा इंशाल्लाह। फर्दर इस पेपर को कंटिन्यू करूँगी मैं, क्योंकि ये 33 पेजेस का है। तो अभी मुझे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन करना था कि हम एब्स्ट्रैक्ट कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे हम रिलेवेंट डेटा जो है ना निकाल सकते हैं। होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।